नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। हमारे प्रधानमंत्री में आज हम बात करेंगे भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की। दरअसल विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण बने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री पद जो है वो प्राप्त किया था। सिंह बेहद महत्वाकांक्षी होने के अतिरिक्त कुटिल राजनीतिज्ञ भी कहे जाते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। वह राजा बहादुर राय गोपाल सिंह के पुत्र थे। उनका विवाह 25 जून 1955 को अपने जन्मदिन पर ही सीता कुमारी के साथ संपन्न हुआ था। इन्हें 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। सिंह ने इलाहाबाद में गोपाल इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद और पूना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वह 1947 से 1948 में उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी की विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्टूडेंट यूनियन में उपाध्यक्ष भी थे। 1957 में उन्होंने भूदान आवेदन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सिंह ने अपने जमीनें जो है वो दान में दे दी। इसके लिए पारिवारिक विवाद भी हुआ जो कि न्यायालय भी जा पहुंचा था। वह इलाहाबाद की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिशासी प्रकोष्ठ के सदस्य भी रहे। राजनीति के अतिरिक्त इन्हें कविता और पेंटिंग का भी शौक था। इनके कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए और पेंटिंग्स भी प्रदर्शनियां भी लगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति से दिलचस्पी हो गई थी। वह समृद्ध परिवार से थे, इस कारण युवा काल की राजनीति में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उनका संबंध भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया। बता दें कि 1969 से 1971 में वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाला। उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल 9 जून 1980 से 28 जून 1982 तक ही रहा। इसके पश्चात वह 29 जनवरी 1983 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 31 दिसंबर 1984 को वह भारत के वित्त मंत्री भी बने। भारतीय राजनीतिक के परिदृश्य में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय वित्त मंत्री थे जब राजीव गांधी के साथ में उनका टकराव हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास यह सूचना थी कि कई भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में अकूत धन जमा करवाया गया है। इस पर वीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अमेरिका की एक जासूस संस्था फेयरफैक्स की नियुक्ति कर दी ताकि ऐसी भारतीयों का पता लगाया जा सके। वीपी सिंह ने एक और जनता के बीच अपनी सत्यवादी हरिश्चंद्र की छवि बनाई तो दूसरी ओर कांग्रेस को तोड़ने का काम भी आरंभ कर दिया। जो लोग राजीव गांधी से असंतुष्ट थे उनसे वीपी सिंह ने संपर्क करना शुरू कर दिया। वह चाहते थे कि असंतुष्ट कांग्रेसी राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाएं। उनकी इस मुहिम का पहला नाम था आरिफ मोहम्मद का। आरिफ मोहम्मद एक आज़ाद एवं प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। इस कारण वह चाहते थे कि इस्लामिक कुरीतियों को समाप्त किया जाना आवश्यक है। आरिफ मोहम्मद तथा राजीव गांधी एक दूसरे के बेहद करीबी थे, लेकिन एक घटना ने उनके बीच गहरी खाई पैदा कर दी। दरअसल हुआ यह कि हैदराबाद में शाहबानो को उसके पति द्वारा तलाक देने के बाद मामला अदालत तक जा पहुंचा। अदालत ने मुस्लिम महिला शाहबानो को जीवन निर्वाह भत्ते के योग्य माना, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथी चाहते थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर ही फैसला किया जाए। इस कारण यह विवाद काफी तूल पकड़ चुका था। ऐसी स्थिति में राजीव गांधी ने आरिफ मोहम्मद से कहा कि वह एक जोरदार अभियान चलाकर लोगों को समझाए कि मुस्लिमों को नया कानून चाहिए और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वीपी सिंह ने विद्याचरण शुक्ल, रामधन और सतपाल मलिक और अन्य असंतुष्ट कांग्रेसियों के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 1987 को अपना एक पृथक मोर्चा गठित कर लिया। इस मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी भी सम्मिलित हो गई। वाम दलों ने भी मोर्चे को समर्थन देने की घोषणा कर दी। इस प्रकार 7 दलों के मोर्चे का निर्माण 6 अगस्त 1988 को हुआ और 11 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रीय मोर्चे का विधिवत गठन कर लिया गया। आपको बता दें कि 1989 को लोकसभा चुनाव पूर्ण हुआ। कांग्रेस को भारी क्षति इस दौरान उठानी पड़ी। उसे मात्र 197 सीटें ही प्राप्त हुई। वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को 146 सीटें मिली। भाजपा और वाम दलों ने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन देने का इरादा जाहिर कर दिया। तब भाजपा के पास 86 सांसद थे और वाम दलों के पास 52 सांसद। इस तरह राष्ट्रीय मोर्चे को 248 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो गया। वीपी सिंह स्वयं को प्रधानमंत्री पद
पद का उम्मीदवार बता रहे थे। उन्हें लगता था कि राजीव गांधी और कांग्रेस की पराजय उनके कारण ही संभव हुई है, लेकिन चंद्रशेखर और देवीलाल भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में जो है वो शरीक हो गए। ऐसे में यह तय किया गया कि वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी होगी और चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और इसके साथ ही 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है वो ग्रहण कर ली और भारत के प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सादगी का जो चोला धारण करके अपनी चालें उन्होंने चली थी, वह जनता के सामने आम आदमी बने, लेकिन हृदय से कुटिल चाणक्य थे। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सिखों के घाव पर मरहम रखने के लिए स्वर्ण मंदिर की ओर दौड़ लगाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार राजीव गांधी की माता इंदिरा गांधी द्वारा उठाया गया कदम था। वीपी सिंह ने राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा करने का वादा किया था, लेकिन वह किसी भी आरोप को साबित नहीं कर सके। उस समय तक राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। चंद्रशेखर और देवीलाल भी उनके साथ स्पर्धा कर रहे थे। इसके साथ ही अगर हम कश्मीर में आतंकवाद की बात करें तो कश्मीर का आतंकवाद भी एक समस्या बन रहा था। कश्मीर का मसला निपटाने के लिए जो समिति बनी, उसके अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया गया। अरुण नेहरू और मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी कश्मीर मामले में दखल देने का अधिकारी बना दिया गया। फिर रही कसर, उन्होंने जगमोहन को कश्मीर का राज्यपाल बनाकर पूरी कर दी। इससे जाहिर हो रहा था कि वह किसी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। कुल मिलाकर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सभी क्षेत्रों में असफलता को प्राप्त हुई। श्रीलंका से भारतीय सेना की मुकम्मल वापसी हो गई। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला भी उलझाए रखा गया। वीपी सिंह ने जब जगमोहन को कश्मीर का राज्यपाल बनाकर वहां पर भेजा तो फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। तब जगमोहन ने कश्मीर का शासन हस्तगत करने के लिए विधानसभा भंग कर दी। ऐसे में वीपी सिंह ने विवश होकर जगमोहन को कश्मीर से वापस बुला लिया। वहीं जनता मोर्चा के चंद्रशेखर खरी बात कहने वाले व्यक्ति थे। फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस कारण से त्यागपत्र दिया था क्योंकि जगमोहन को कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। जगमोहन ने 1983 में विधायकों को तोड़कर फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिए विवश कर दिया था। इस कारण चंद्रशेखर ने फारूक अब्दुल्ला का समर्थन किया। राष्ट्रीय मोर्चा में सभी नेताओं के परस्पर संबंध बहुत खराब थे। चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह को देवीलाल पसंद नहीं करते थे और चंद्रशेखर को देवीलाल नापसंद थे। देवीलाल अपने पुत्र ओम प्रकाश चौटाला के मोह में ग्रस्त थे। इस कारण उन्होंने हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ओम प्रकाश चौटाल को बैठा दिया। चौटाला ने महम की सीट से चुनाव लड़ा था और साथ ही धांधलिया के कारण निर्वाचन आयोग ने वह चुनाव जो है वो रद्द कर दिया। तब चौटाला को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन 2 माह बाद उप प्रधानमंत्री पिता देवीलाल के वरद हस्त से वह पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। इससे राष्ट्रीय मोर्चा में अंतर्कलह की स्थिति ज्यादा जो है वो बढ़ गई। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के मुद्दे पर आरिफ मोहम्मद और अरुण नेहरू ने त्यागपत्र दे दिया। तब वीपी सिंह ने देवीलाल से स्पष्ट कह दिया कि यदि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते हैं तो वह प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। ऐसी स्थिति में देवीलाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। देवीलाल जानते थे कि उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला पर दबाव बनाने वाले व्यक्ति अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद हैं, इसलिए उन्होंने दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोप के समर्थन में देवीलाल ने 1987 में राष्ट्रपति को लिखे गए वीपी सिंह का पत्र जो है वो प्रस्तुत किया, जिसमें अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद के बेफोर्स सौदे में शरीक होने की बात लिखी थी। वीपी सिंह ने उस पत्र को न केवल जारी करार दिया बल्कि चौधरी देवीलाल की शक्ति का अनुमान लगाए बिना उन्हें बर्खास्त भी कर दिया। अब बात करेंगे मंडल कमीशन की रिपोर्ट की। दरअसल देवीलाल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 9 अगस्त को किसान रैली करने का निर्णय किया। वीपी सिंह जानते थे कि चौधरी देवीलाल का किसानों पर अच्छा प्रभाव है। उन्हें पता था कि यदि यह रैली हुई तो दिल्ली का प्रशासन डोल जाएगा। अतः उस रैली का मुकाबला करने के लिए वीपी सिंह ने 7 अगस्त को मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी। दरअसल जनता पार्टी सरकार ने 1977 से 79 में मंडल कमीशन का गठन किया था। मंडल कमीशन ने अन्य पिछड़ा वर्गों के संबंध में अनेक अनुशंसाएं की थी, लेकिन जनता पार्टी उसे लागू कर पाती। उसके पूर्व ही वह टूट गई और चुनाव के बाद में इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। वीपी सिंह के हाथ मंडल कमीशन की वही सिफारिशें लग गई थी। उसे संसद में पेश करने के बाद जब अनुशंसाएं लागू हुई तो देश में भूचाल आ गया। स्वर्ण और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में 2 नई समस्याएं पैदा हो गई। अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 27% का आरक्षण प्राप्त हो रहा था, जबकि स्वर्णों के लिए 50.5% ही नौकरियों के अवसर रह गए थे, क्योंकि
क्योंकि SC और ST के लिए 22.5% पहले से ही आरक्षण था। इस आरक्षण नीति को उच्च शिक्षा के अवसरों पर भी लागू होना था। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होते ही छात्र भड़क उठे। स्वर्ण जाति के नौजवानों को लग रहा था कि उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। नौजवान यह मांग कर रहे थे कि SC एवं ST आरक्षण की समीक्षा की जाए और आरक्षण का लाभ प्राप्त कर स्वर्णों के बराबर आ चुके लोगों को उस सूची से निकाल दिया जाए। अब समस्या और भी जटिल हो गई थी। छात्र हिंसक आंदोलन करने लगे। अनेक छात्रों ने तो आत्मदाह भी कर लिया। तब मेरठ के किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने नौजवानों का आह्वान किया कि उन नेताओं को सबक सिखाओ जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की है। दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई। छात्रों पर अंकुश लगाना पुलिस के बूते से बाहर हो गया था। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1990 को मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को लागू करने पर रोक लगा दी। इन सब का परिणाम VP सिंह के लिए घातक सिद्ध हुआ। फिर 10 नवंबर 1990 को 58 सांसदों ने चंद्रशेखर के पक्ष में पाला बदल लिया। ऐसे में VP सिंह को प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। उसके बाद VP सिंह सदैव के लिए हाशिए पर चले गए। बता दें कि इस दौरान VP सिंह गुर्दे की बीमारी से भी पीड़ित लगातार रह रहे थे। उन्होंने किसानों और विस्थापितों की समस्या को आधार बनाकर अपना राजनीतिक कद पुनः बनाने का प्रयास किया, लेकिन इनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। 27 नवंबर 2008 को 77 वर्ष की अवस्था में VP सिंह का निधन दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हो गया। इन्हें पिछले 17 सालों से ब्लड कैंसर था। इनके लीवर ने भी कार्य करना जो है वो बंद कर दिया था। इन्हें मृत्यु से 6 माह पूर्व अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वह अपने पीछे पत्नी सुनीता कुमारी तथा 2 बच्चे अभय सिंह और अजय सिंह को छोड़ गए। वहीं आपको बता दें कि उनके निधन के बाद से कई लोग जो हैं उन्हें लगातार श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आए, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि VP सिंह जो हैं उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन उस छोटे से कार्यकाल में उनकी चर्चा जो है वो जोरों पर रही। तो हमारे प्रधानमंत्री कार्यक्रम में आज हमने आपको जो है वो भारत के 8वें प्रधानमंत्री के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से उनका चाहे छोटा सा कार्यकाल विवादों के साथ ही कई सारे फैसलों के लिए जाना जाता है और आज भी लोग जो है वो उनके कार्यकाल को याद करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री में मेरे साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपको हमारे प्रधानमंत्री कार्यक्रम में अन्य प्रधानमंत्रियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। नमस्कार।